के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज जनता का फैसला आने वाला है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बात करेंगे इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव की। इलाहाबाद में 16 राउंड में काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग। थोड़ी देर में ईवीएम का पिटारा भी खुलने वाला है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मतगणना का काम चल रहा है। इलाहाबाद में अभय सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो कौन जीतेगा इलाहाबाद उपचुनाव की जंग? ये रण कौन जीतकर विधानसभा पहुंचेगा? सभी की नजरें इस विधानसभा उपचुनाव पर लगी हुई हैं। विधानसभा उपचुनाव में अगर देखा जाए ना सिर्फ अभय सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बल्कि बीजेपी जेजेपी सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं, जेजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं, बल्कि साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला हुआ। लेकिन दोनों ही पार्टियों कोई नेता नहीं, बल्कि गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा को पार्टी में शामिल करवाकर उनको इंपोर्ट करके टिकट दिया गया। यानी गोविंद कांडा की किस्मत का फैसला भी आज होना है। बीजेपी की टिकट पर कांडा ने अपनी किस्मत यहां पर आजमाई है। कांग्रेस से पवन बेनीवाल के सामने भी चुनौती कम नहीं है। पवन बेनीवाल जो बीजेपी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए, उसके बाद जाकर अब वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर भी आज परिणाम घोषित होने हैं। यहां पर उपचुनाव हुआ था, आज परिणाम का दिन है। जुबल कोटखाई में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला। सारी नजरें इसी सीट पर टिकी रही। जुबल कोटखाई में कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिल गई है। कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर को फिलहाल रुझानों में बढ़त मिली है। 160 वोटों से रोहित ठाकुर आगे चल रहे हैं। बीजेपी से नीलम सिराय की प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है। ये चुनाव जुबल कोटखाई के नतीजे पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी से बगावत कर नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रुझान आ गए हैं जुबल कोटखाई से, जिनके मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर को बढ़त मिल रही है। वो 160 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने इस बार नीलम सिराय पर दांव लगाया, उनको चुनावी रण में उतारा। इसी बात से नाराज हुए स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा और अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर फैसला किया कि चुनाव तो लड़ेंगे। भले पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के रास्ते साफ हैं और बगावत करते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। ये चुनाव लड़ा। फिलहाल आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं जुबल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर कि यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिली है। रुझानों में कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर, जिनको 160 वोटों की बढ़त मिली है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला रुझान जुबल कोटखाई से न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी विकास के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मांगती नजर आई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरी ताकत लगाई, खूब पसीना बहाया। अनुराग ठाकुर ने जनसभाएं की, वोट मांगे, जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, और बार बार कहा कि विकास बीजेपी सरकार में ही संभव है और हमने करके दिखाया है, आगे भी विकास होता रहेगा। डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में जनता का साथ चाहिए। अब देखना ये होगा कि सत्ता का सेमीफाइनल, जी हां, ये सत्ता का सेमीफाइनल है, जिसका परिणाम आज आएगा। रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हिमाचल में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले देखना होगा कि जनता के मन में क्या है, जनता किसके साथ है, किसकी तरफ है। और जनता जनार्दन का फैसला आज हो जाएगा। 3 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हुआ है। जुबल कोटखाई का रुझान हमने आपको बता दिया। अर्की फतेहपुर विधानसभा सीट का रुझान भी सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जहां नजरें टिकी हैं हिमाचल में, वो है मंडी संसदीय सीट, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के खाते में यह सीट गई थी। रामस्वरूप शर्मा यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद यह सीट खाली हुई। यहां पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को टिकट दिया गया। उनके सामने काफी मंथन के बाद और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पसंद को तरजीह देते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुशहाल ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा गया। लेकिन जुबल कोटखाई की जंग देखिए, यहां पर चेतन बरागटा चर्चाओं में रहे पूरे चुनाव के दौरान। हमने देखा, क्योंकि निर्दलीय थे, बीजेपी के लिए इस युवा चेहरे ने बहुत काम किया। उम्मीद थी कि उनके पिता की तरह पार्टी उनका साथ देगी, पर टिकट कट गया। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया।
बीजेपी ने नीलम सराय पर दांव खेला है। रोहित ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अभी जो रुझान बता रहे हैं उनके मुताबिक रोहित ठाकुर 160 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी रणबीर ठाकुर जुड़ गए हैं और जानकारी, रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रणबीर, फिलहाल क्या अपडेट है मतगणना को लेकर? जी हाँ, देखिए जहाँ पर मतगणना हो रही है जुब्बल में, यहाँ से सीधी तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। जो शुरुआती रुझान, जो जानकारी हम तक पहुँची है, जो पोस्टल बैलेट की जिस तरह से गिनती सबसे पहले होती है, उसमें ये जानकारी निकल कर आई है कि रोहित ठाकुर ने जो है यहाँ पर बढ़त बनाई है। अभी तक की जो जानकारी 160 मत बताए जा रहे हैं, ये जानकारी निकल कर आई है कि 160 मतों से वो आगे यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पुख्ता है और यहाँ पर अभी ज़्यादा समर्थक तो नहीं पहुँचे हैं। जो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के समर्थक हैं, इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक है, माफ़ कीजिएगा, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हॉट सीट ये मानी जा रही है यहाँ पर। और जो कड़ा मुकाबला जो देखने को मिलेगा, ये अब तक जो हमने मतगणना में देखा, माफ कीजिएगा, वोटिंग के दौरान देखा, और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो जनसभाएं हुई, चुनाव प्रचार हुआ, उसमें अभी तक जो है यही जो है नजर आ रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर और जो निर्दलीय प्रत्याशी है चेतन बरागटा, उनके बीच जो है मुकाबला कड़ा है। और ये स्थिति लेकिन रणबीर, देखने को मिल जैसा रही है। हम पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं, बार बार ये सवाल भी कर रहे हैं और इसका विश्लेषण करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कहीं चेतन बरागटा सबका खेल ना बिगाड़ दे। अभी जो हालांकि रुझान है ये, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार इन रुझानों में फिलहाल तो आगे हैं। क्या ये गेम ऐसे खराब हो सकता है, ऐसे सियासी समीकरण बदल सकते हैं चेतन बरागटा? जी हाँ, देखिए ये जो है अभी कुछ देर में स्थिति जो है साफ हो जाएगी, लेकिन यहाँ अभी तक ये माना जा रहा है कि जो स्थिति है वो भाजपा की खराब जो है चेतन बरागटा ने की है। तीसरे नंबर पर जो है जो प्रत्याशी है भाजपा की, वो रह सकती है। ऐसे जो है समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर जो है 1-2 घंटे में साफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक खेल बिगाड़ने की बात है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चेतन बरागटा के प्रति जो एक सेंटीमेंट था, यहाँ भाजपा ने जिस तरह से इस्तेमाल किया, चुनाव घोषित होने से पहले उन्हें जगह जगह जो है घुमाया गया और उसके बाद जो है एकदम से उनका नाम जो है उस सूची से हटा दिया गया। टिकट जब जारी किया गया, वो जो है नीलम सराय को जो है भाजपा ने प्रत्याशी यहाँ पर बनाया। समीकरण जो है किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं, समीकरण फिलहाल यही है कि सीधे तौर पर मुकाबला जो है चेतन बरागटा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और रोहित ठाकुर के बीच जो है माना जा रहा है। अभी 9 बजे जो है पहली जो है यहाँ पर जो है घोषणा की जाएगी। जो पहला राउंड जो है पूरा होगा, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कौन जो है शुरुआती दौर में कहां से बढ़त बनाए हुए हैं। अगर समीकरण अगर हम यहां से देखें, जो कोटखाई क्षेत्र है, यहाँ पर ये अभी तक माना जा रहा है कि यहाँ से चेतन बरागटा को जो है काफ़ी समर्थन मिलने की उम्मीद है और यहाँ से वो काफ़ी जो है वोट यहाँ से लेकर जाएंगे। जबकि जो जुब्बल और नावर का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं रोहित ठाकुर, पहले भी जो है विधायक रहे हैं, 2 बार CPS रहे हैं, तो जुब्बल जो यहीं से जो है रोहित ठाकुर आते हैं, तो ये एक गढ़ है जुब्बल उनका, और नावर से भी काफ़ी उम्मीद जो है उनके पक्ष में मतदान की है। तो यहाँ पर स्थितियाँ किस तरह से बनती हैं, शायद ये 2 घंटे में जो है स्थिति यहाँ पर लगभग जो है रणबीर आपके पास आएंगे। मंडी संसदीय सीट से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार फिलहाल रुझानों में आगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुशहाल ठाकुर रुझानों में आगे हैं। मंडी में पहला रुझान आ गया है और सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर को बढ़त मिली है रुझानों में। आखिर कौन मंडी का मैदान मारेगा, तस्वीर कुछ देर बाद साफ होनी शुरू हो जाएगी। मेरे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, हम सियासी समीकरणों की भी बात कर रहे थे मंडी लोकसभा उपचुनाव में, लेकिन अभी जो रुझान है वो बीजेपी के उम्मीदवार को आगे बता रहे हैं।
यहाँ जो ताकत लगाई, क्या ये रुझान उसका परिणाम है, उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने खूब ताकत झोंकी है। जी बिल्कुल सुदेश, अगर हम पहले रुझानों की बात करें तो इसमें बीजेपी को हल्की सी बढ़त है। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़त है, बीजेपी को हल्की सी बढ़त है। कहीं पे जो हमें जानकारी मिल रही है वहां से ये जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें बहुत सी जगह ऐसी भी है जहां से कांग्रेस ने जो है वो लीड ली है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी है जहां पे बीजेपी ने लीड ली है, और दोनों को जो है वो आप ये मान के चलिए कि कांटे की टक्कर दोनों के बीच में चल रही है। इतनी अधिक बढ़त जो है हम एकदम से बीजेपी को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना तय है कि बीजेपी को हल्की बढ़त इस वक्त है। और निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस चुनाव में जो वो पूरी ताकत लगाई, क्योंकि उनके लिए खुद ये जो चुनाव है ये प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि उनका अपना गृह संसदीय क्षेत्र है कि यहाँ पर जीत दर्ज करना और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए जो वो जरूरी हो जाता है। तो यही कारण है अभी जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें अगर हम बात करें मनाली के, हमारे पास डाटा आया है, मनाली में कांग्रेस की जो प्रत्याशी है प्रतिभा सिंह वो वहां से आगे है, और मंडी जिला में अगर हम बात करें, मंडी जिला में जोगिंद्र सराज का भी डाटा आया है, तो उस हिसाब से जो है ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जो है वो थोड़ा सा आगे है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से हमने कहा था कि स्टार्टिंग से हमें कह रहे थे कि जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का होने वाला है, और ये जो परिणाम है इसका जो पहले राउंड के जो हमें रुझान जो सामने देखने को मिल रहे हैं वो रुझान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो मुकाबला है कांटे की टक्कर का है, और दोनों दलों के बीच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे, और परिणाम जो अंतिम रिजल्ट है उसको आने में अभी काफी ज्यादा समय लगने वाला है। जो परिणाम आएगा उसका संदेश पूरे हिमाचल में जाएगा। भले ही 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ है, उसका परिणाम भी आएगा, लेकिन मंडी से जो फैसला जनता सुनाएगी उस फैसले का असर आने वाले विधानसभा चुनावों तक जरूर सुनाई, दिखाई और महसूस किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुदेश, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मंडी से एक तो जो संदेश आएगा, आप ये मान के चलिए कि सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और चौथे वर्ष में जाकर जो है वो सरकार को उपचुनाव के बीच में जो है जाना पड़ा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जब हमने इंटरव्यू किया था और ये सवाल हमने उनसे पूछा था, उन्होंने इस बात को हमारे इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा था कि 4 साल जब होते हैं तो एक तरीके से सरकार के खिलाफ भी जो है वो कहीं ना कहीं माहौल होता है। इस बात के संकेत उन्होंने स्टार्टिंग से ही दे दिए थे। अब जब ये परिणाम आएगा तो कहीं ना कहीं ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगा कि 4 साल में सरकार ने क्या किया, जनता सरकार के कार्यों से कितना खुश है, कितना नाखुश है, कहां सरकार की तरफ से कमियां रह गई हैं, कहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को लेकर जो है इन परिणामों के बाद मंथन होगा। आप एक बात और भी मान के चलिए सुदेश, अगर यहां से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो जाती है और बड़े कम मार्जिन से अगर जीत होती है तो उस जीत को भी एक तरीके से आप जीत ना समझे, क्योंकि जो पिछला मार्जिन था जब रामस्वरूप शर्मा यहां से 2019 के इलेक्शन में जीते थे वो 4,05,000 मतों के अंतर से जीते थे, और उस मार्जिन को हालांकि इस बार तो कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि उपचुनाव में वोटिंग भी कम हुई है, लेकिन फिर भी एक अच्छी जीत जो है, एक अच्छी लीड के साथ जो है वो जीत हासिल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप ये मान के चलिए कि 10 या 15 हजार के अंतर से आप जीतते हैं तो वो जीत भले ही आपके लिए कागजों में एक जीत होगी कि आपको प्रत्याशी चुनकर संसद पहुंच चुका है, लेकिन आम जनता की नजरों में या आप जो अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां के लोगों की नजरों में सवाल यहाँ पर जरूर मैं करना चाहूंगी और इस पर हम बात भी करेंगे वीरेंद्र की, ना सिर्फ जनता को दिखाना है, अपने आप को दिखाना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, पार्टी को, बल्कि आलाकमान को भी दिखाना, बताना है कि कहां खड़े हैं वो, सत्ता के सेमीफाइनल में पार्टी कहां है, कितना जनाधार उनका है, क्योंकि चारों सीटें 2 दफा बीजेपी की झोली में आई हैं और मोदी के नाम पर मुहर लगाई है हिमाचल की जनता ने, खुले दिल से लगाई है। बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर जीत हुई बीजेपी की, लेकिन क्या अभी तक वो करिश्मा कायम है? ये साबित करना होगा दिल्ली दरबार तक, आलाकमान तक। जी बिल्कुल सुदेश, जिस प्रकार से आपने कहा कि ये साबित करना होगा, और जिस प्रकार से मैंने भी आपको बात कही कि सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल का आंकलन होगा, और अगर हम सरकार कहें तो सरकार कौन है इस वक्त, सरकार के मुखिया कौन है, सरकार चला कौन रहा है, सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो एक तरीके से अगर सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल का आंकलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भी 4 वर्षों के कार्यों का जो वो आंकलन यहाँ की जनता करेगी, और जो आंकलन करेगी उसी आधार पर फिर वही रिपोर्ट जो है वो पार्टी हाईकमान के पास भी जाएगी कि उनकी तरफ से जो यहाँ पर प्रदेश का नेतृत्व जिनके हाथों में सौंपा गया है उनके हाथों में प्रदेश का नेतृत्व किस प्रकार से चल रहा है, ये आंकलन फिर उसके बाद जो है वो पार्टी हाईकमान करेगी। तो निश्चित तौर पर अब हम कह सकते हैं कि आप ये कह दीजिए कि सरकार के 4 वर्षों का कार्यकाल का आंकलन होने जा रहा है या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 4 वर्षों के कार्यकाल का आंकलन होने जा रहा है, लेकिन आंकलन का जो परिणाम है वो थोड़ी देर में आ जाएगा। और जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करना वो जरूरी हो जाता है। आप जीत दर्ज करते हैं क्योंकि जीत आपको भी पता है कि चुनावों में और क्रिकेट में जीत और हार बेशक 1 रन से या 1 वोट से हो जाए,
वो एक अलग बात है कि आपका प्रतिनिधि जो है वो चुनकर संसद पहुंच गया, लेकिन बड़ी बात ये रहती है कि मार्जिन कितना है, कितने लोग आपसे खुश हैं, कितने नाखुश हैं, कितना मार्जिन आपने जो है वो गेन किया है और कितना मार्जिन आपने जो है वो लूज किया मनोबल है। तय करता है। बिल्कुल वीरेंद्र, मतों का जो अंतर होता है वो आपका मनोबल तय करता है। हार जीत का जो फासला होता है वो काफी कुछ बयां करता है। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि काफी दिलचस्प ये मुकाबला यहां पर है और सभी की नजरें भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपसे ये जानना समझना चाहते हैं कि बीजेपी लगातार ये दुहाई देती है, डबल इंजन की सरकार है, हम ही विकास कर सकते हैं। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर का कद बढ़ा दिया, ओहदा बढ़ा दिया और उससे भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है पार्टी की तरफ से हिमाचल में। दूसरी तरफ हम जानना ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने कितनी ताकत लगाई है, कितनी कोशिशें की हैं कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके, किन मुद्दों को भुनाने की कोशिश किया। सिर्फ महंगाई के बलबूते कांग्रेस चाहती है कि सत्ता का सेमीफाइनल भी हम जीत जाएं और उसके बाद जो फाइनल होगा उसमें भी दमदार वापसी करें। देखिए सुदेश, अगर आप कांग्रेस की ताकत की बात करें, जिस प्रकार से आपने सवाल किया कि कांग्रेस ने कितनी ताकत से चुनाव लड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ताकत का इस्तेमाल किया ही नहीं है इन चुनावों में। हम कह सकते हैं कि सिर्फ महंगाई का जो एक मुद्दा था उसको बुलाने का प्रयास किया और जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का जो देहांत हुआ था, वो एक हिमाचल की राजनीति में बड़ा चेहरा थे, बड़ा कद थे, ठीक है। तो जब उनका देहांत हुआ तो उनके नाम पर श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए हैं कि अगर वीरभद्र सिंह जी आज नहीं है तो उनके किए हुए विकास कार्यों का रिवर्ट कैसे हो सकता है। वो हो सकता है श्रद्धांजलि के रूप में एक वोट देकर, और वो वोट भी उनके परिवार को, जो उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर चुनावी मैदान में थे। अगर हम कहें तो कांग्रेस में गुटबाजी ही इतनी है कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि ना एकजुटता है और ना ही जो है वो ताकत कहीं नजर आई है। दूसरी तरफ से अगर कम कहें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था चुनाव, तो उन्होंने तो जी जान लगाकर जो है वो पूरी मेहनत की है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है या बीजेपी के जो आम और नेता है, जिस प्रकार से बीजेपी में कुछ धड़ेबाजी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो रुष्ट थे और वो इस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आए हैं। और शायद हो सकता है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से साइलेंट रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने काम किया होगा वो तो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जी। लेकिन बड़ी बात यही है आगे हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। फिलहाल एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि जुब्बल खाई में कांग्रेस प्रत्याशी को थोड़ी सी बढ़त मिली है, तो उधर मंडी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर फिलहाल रुझानों में नजर आ रही है कि यहाँ से ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुशहाल ठाकुर कुछ मतों से आगे चल रहे हैं। अभी मतगणना का काम शुरू ही हुआ है और रुझान बदलते भी रहेंगे। आखिरी मुहर परिणाम पर लगेगी, वो भी सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको बताएगा। तो जनता का फैसला सुनने के लिए लगातार बने रहेगा हमारे साथ।